हमारी सोसाइटी ना तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की सुन रही है, ना पुलिस वालों की सुन रही है। जो ये लाउड स्पीकर बजते हैं, किसी फंक्शन में बजते हैं या मंदिर में बजते हैं या मस्जिद में बजते हैं, इसका जो डेसिबल है वो है 110। उससे हाई फ्रीक्वेंसी में हियरिंग लॉस होता है। 110 डेसिबल पे मैं 7 मिनट स्टे कर सकता हूँ। कि किसी का भी एक्सपोज़र 5 मिनट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 7 मिनट मैक्सिमम लिमिट है। अगर 7 मिनट से ज़्यादा होगा तो उसको ज़रूर थोड़ा-मोड़ा डेफनेस होगा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। इन दिनों पूरे देश में एक मुद्दा गरमाया हुआ है लाउड स्पीकर, जिसको लेकर केंद्र सरकार के साथ-साथ अलग-अलग राज्य सरकारों ने भी अलग-अलग आदेश सुनाए हैं। लेकिन हम इसको अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें कि कितना हमारे लिए खतरनाक है और या फिर अगर लाउड स्पीकर के कोई फ़ायदे हैं, तो वो क्या फ़ायदे हैं? इन तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बृजपाल त्यागी जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, तो उससे हम लोगों को क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं? अ, जो ये ऊँची आवाज़ में लाउड स्पीकर बजते हैं, इसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। उसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। उससे हाई फ्रीक्वेंसी में हियरिंग लॉस होता है, जो कि 4K और 8K होता है। हाई फ्रीक्वेंसी में हियरिंग लॉस होने की वजह से हमें जो आवाज़ सुनाई देती है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में ऑफ़िस वर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जैसे कुछ कोर्ट के मसले होते हैं जिनमें 20-22 लोग एक साथ होते हैं। अगर किसी जज साहब को हाई फ्रीक्वेंसी लॉस हो जाए, तो वो उनकी बातों को सुनेंगे लेकिन समझ नहीं पाएँगे, जो उस क्लाइंट के लिए या जो वहाँ पर दोषी है उसके लिए घातक हो सकता है। ये तो एक मैंने उदाहरण दिया है। अ, आइडियली जो हमारा रेज़िडेंशियल डेसिबल होना चाहिए, साउंड डेसिबल, वो 50 और 60 के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर हम बाहर निकलते हैं और 80 डेसिबल हमें मिलता है, जैसे सड़कों पे मिलता है या ऑफ़िस के बाहर मिलता है, तो 80 डेसिबल के नॉइज़ में हम 8 घंटे स्टे रह सकते हैं। जैसे हम 5 डेसिबल बढ़ाएँगे, अगर हम 85 डेसिबल पे आते हैं, तो हमारा एक्सपोज़र टाइम आधा हो जाता है, यानी 4 घंटे हो जाता है। फिर 5 डेसिबल अगर मैं बढ़ाता हूँ 90 डेसिबल पे, मेरा एक्सपोज़र टाइम 2 घंटे होना चाहिए। ऐसे ही जो लाउड स्पीकर है, इसका जो डेसिबल है, जो हियरिंग और जो साउंड नॉइज़ है, वो है 110। 110 डेसिबल पे मैं 7 मिनट स्टे कर सकता हूँ। और जो ये लाउड स्पीकर बजते हैं, किसी फंक्शन में बजते हैं या मंदिर में बजते हैं या मस्जिद में बजते हैं, तो मैं ये अपनी ओर से उन लोगों को सलाह दूँगा कि किसी का भी एक्सपोज़र 5 मिनट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 7 मिनट मैक्सिमम लिमिट है। अगर 7 मिनट से ज़्यादा होगा, तो उसको ज़रूर थोड़ा-मोड़ा डेफनेस होगा। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि लाउड स्पीकर की आवाज़ इतनी धीमी हो कि जो हमारा फंक्शन अगर 5-6 घंटे का है, तो हमें उसको 85 डेसिबल से ऊपर नहीं जाना है। अगर 8-9 घंटे का फंक्शन है, तो 80 डेसिबल से ऊपर नहीं जाना है। तो हमें उस हिसाब से उसकी इंटेंसिटी को रखना है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश जारी किया हुआ है कि रात को 10 बजे से बाद में कोई भी डेक नहीं बजना चाहिए, कोई भी डीजे नहीं बजना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कानून भी बनाया है। लेकिन आजकल हमारी सोसाइटी ना तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की सुन रही है, ना पुलिस वालों की सुन रही है। तो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि हम अपने आप को ही नुकसान पहुँचाते हैं, अगर हम हाई इंटेंसिटी की आवाज़ में रहते हैं। जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो अपनी कार में डीजे बजाते हैं। डीजे की इंटेंसिटी होती है 120 डेसिबल। 120 डेसिबल का मतलब है कि मुझे अपनी कार में
1 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। या जो हमारे फंक्शन होते हैं, शादी होती है या जो पार्टी होती हैं, उनमें जो डीजे बजता है, उसकी भी 120 इंटेंसिटी होती है, उसमें हमें 1 मिनट से ज़्यादा अगर स्टे करते हैं, तो हमारे कानों को नुकसान होता है, जिसको हम हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस बोलते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्या लाउड स्पीकर से कोई एक ऐसा भी फ़ायदा है कि जो होता हो? और दूसरा कि जिस तरह से जो आपने बताया कि इनसे कुछ इस तरह के नुकसान होते हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं, क्या उनका भी एक समय रहते इलाज है या फिर उससे नुकसान ही होता है? जो ये हियरिंग लॉस होता है, ये 1 दिन के लिए टेम्परेरी फ़ेज़ में रहता है। अगर इमीडिएटली उस मरीज़ को हम कुछ दवाइयाँ ऑक्सीजन और स्टेरॉइड वग़ैरह दें, तो उससे वो वापस आ सकता है। लेकिन अगर 1 दिन से ज़्यादा उसको हो जाता है, तो वो परमानेंट हो जाता है। जो परमानेंट हियरिंग लॉस होता है, उसमें सिर्फ़ हमारे पास एक ही तरीका है कि उसमें हम या तो हियरिंग एड लगाएँ और अपने पेशेंट को काउंसल करें कि आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप ये हियरिंग एड नहीं लगाएँगे। तो हियरिंग एड अपने आप में एक ऐसा लगता है किसी को लगाते हुए कि वो हैंडीकैप्ड हो चुका है। तो हमें हैंडीकैप्ड क्यों होना है? जब ये चीज़ें हमारे हाथ में हैं, तो उन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, जो लाउड स्पीकर है, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? उसके फ़ायदे ये होते हैं कि अगर मैं बहुत ऊँची आवाज़ में चिल्लाता हूँ किसी को कोई बात बताने के लिए, तो मेरे जो बोलने के धागे हैं, वो सूज सकते हैं, उस पे दाना बन सकता है। तो हम यही सलाह देते हैं सबको कि जो इस तरह की स्पीच देते हैं या जो टीचर हैं या जो सिंगर हैं, उनको बहुत ऊँची आवाज़ में ना बोलना पड़े, उनके बोलने के धागे उनके खराब ना हों, उसपे गाँठ ना बने, तो वो धीमी आवाज़ में बोलें, फुसफुसाएँ नहीं और वो माइक या जो लाउड स्पीकर हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्कूल में टीचर अगर उनको बोलने के धागे की परेशानी है, तो हम उनको कॉलर माइक एडवाइस करते हैं या जो स्कूल में प्रेयर होती हैं, अगर कोई टीचर वो करा रहा है प्रेयर तो वो ऊँची आवाज़ में ना बोल पाए, वो धीमे से बोले, उसको स्ट्रेन ना पड़े, तो वो वहाँ माइक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब इसके बेनिफिट थे, लेकिन उसका मिसयूज़ होता जा रहा है। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से लाउड स्पीकर के नुकसान हैं और किस तरह के फ़ायदे हैं। अब ऐसे में आप और हम लोगों को समझना होगा और इस बात पर ध्यान देना होगा कि लाउड स्पीकर को कितना और कितनी सीमा में बजाना है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, डीएनपी इंडिया।